की श्रृंखला में हम पढ़ेंगे कक्षा 9 क्षितिज पाठ लहासा की ओर। बच्चों, इसके लेखक हैं राहुल साकर्त्यान। राहुल साकर्त्यान जी का जन्म 1893 में उनके ननिहाल गांव पंदहा में जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। वास्तव में बच्चों, ये एक घुमक्कड़ शास्त्री थे। इन्होंने अधिकतर घुमक्कड़ शास्त्र पर ही रचनाएं की हैं। इनकी कई रचनाएं प्रसिद्ध हैं, जैसे कि मेरी जीवन यात्रा, इसके 6 भाग हैं। दर्शन, दिग्दर्शन, 22वीं सदी, बोलगा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र। यात्रा वृत्त लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन भी किया। बच्चों, हमारा ये जो पाठ है लहासा की ओर, यह भी एक घुमक्कड़ शास्त्र ही है जो उन्होंने अपनी प्रथम तिब्बत यात्रा पर लिखा है। वह 1929 से 30 में नेपाल के रास्ते से तिब्बत गए थे। बच्चों, वहां पर उन्होंने भिकमंगे के छद्म वेश में अपनी यात्रा पूरी की थी। उसी यात्रा का वर्णन उन्होंने लहासा की ओर में किया है। इस यात्रा से हमें तिब्बती समाज के बारे में जानकारी मिली है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना अध्याय। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कनिक पोर्ट का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीजें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारी ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। इसीलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं, जिसमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। यानी पहले इन किलों में चीनी पलटन यानी चीनी सेना जो थी वह रहती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहां घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला है, यानी वह एक चीनी किला है जो कि छोड़ दिया गया है, परित्यक्त है। हम वहां चाय पीने के लिए ठहरे, यानी कि लेखक वहां पर अपने साथियों के साथ चाय पीने के लिए ठहरा। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी हैं। यानी वहां जाने पर, यात्रा करने पर तकलीफें तो उठानी पड़ती है, लेकिन कुछ आराम की बातें भी है। वो क्या है? वहां जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है और ना औरतें पर्दा ही करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों, तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय चौड़ी में कूट कर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन खोटी में रख के आपको दे देगी। यानी टोटीदार एक बर्तन होता है, उसे खोटी कहा जाता है। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चौड़ी में चाय मत कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की जरूरत होती है। परित्यक्त चीनी किले में जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने लगा, यानी रुकने का किराया मांगने लगा। हमने वह दोनों चिट्ठे उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोडला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भिकमंगे रहते थे। ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भिकमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़े पर सवार होकर आए थे। यानी लेखक जो था, गया तो भिकमंगों के वेश में थे, छद्म वेश में, लेकिन लौटा एक भद्र यात्री की तरह वेशभूषा पहने घोड़े पर सवार होकर। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी
और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भरता है, और खासकर शाम के वक्त छठ पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। छठ यानी कुछ नशीले पदार्थ होता है। अब हमें सबसे विकट डांडा थोडला पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उसकी दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोने के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जाता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह, क्योंकि जब बहुत दूर तक आदमी नहीं दिखेंगे तो डाकुओं के लिए तो ये सबसे अच्छी जगह हो जाएगी। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इस निर्जन स्थान में मरे हुए आदमी के लिए कोई परवाह नहीं करता, क्योंकि इस स्थान पे आदमी मर जाए तो किसी को पता भी ना चले। सरकार, खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्चा नहीं करती, और वहां गवाह भी कोई नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसे हैं कि नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल, बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से ना मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोडला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते, क्योंकि हम भिखमंगे थे, और जहां वहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार जीभ निकाल कर कुची कुची दया दया एक पैसा कहते भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते, और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लड़कों तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चढ़े चलेंगे। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुंचे। हम समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। बीते की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। ना वहां बर्फ की सफेदी थी, ना किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों की ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झाड़ियों से सजाया गया था। अब हमें अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। आपको पता है बेटा, जब हम चढ़ाई चढ़ते हैं तो थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन उतरते टाइम आराम से उतर जाते हैं। शायद दो एक और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है, और उसे मानना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया, और मैं दुकुनवसो की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगा तो वह और सुस्त पड़ गया। एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले मील 1.5 मील चला गया। आगे एक घर में पूछने से पता चला कि लड़कों का रास्ता दाहिने वाला था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था, तो सुमति इंतजार करते हुए मिले। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है, और अब तो वह पूरे गुस्से में थे। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कणे फूंक डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र। देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है? मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर,
सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता है उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता है। लड़कौर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाए गए, रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। अब हम तिहड़ी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती थी। उसी पहाड़ी का नाम है तिहड़ी समाधि गिरी। आस-पास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली-पतली चिरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा, यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आस-पास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई ना मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढाक ले तो गर्मी खत्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं। ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीजें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तिहरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसीलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जमींदारों में बटी है। इन जागीरों का बहुत ज्यादा हिस्सा मठों बिहारों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हरेक जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता है, जिसके लिए मजदूर बेकार में मिल जाते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहां कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमी के लिए राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नमस्ते बड़े भद्र पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था, जिसमें जिसमें कुंज बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिपि 103 पोथियां रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहां लगा। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 सेर से कम नहीं रही होगी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तेरी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमस्ते से विदाई लेकर चल पड़े। ये था हमारा पाठ ल्हासा की ओर। नमस्कार बच्चों।